नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विषय से श्रृंखला जिनके तहत हम महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज का जो स्वरूप है भारत का, वो दरअसल इन कानूनों को आभारी है। उसके तहत आज 93वां लेक्चर है। इसका पहले 92 लेक्चरों में अलग अलग 92 कानूनों की बात हो चुकी है, जिनमें हमने ब्रिटिश कालीन जो ब्रिटिशरों के द्वारा बनाए गए कानून थे, जो भारत के लिए थे, वहाँ से शुरुआत की थी, जो दरअसल पूर्व स्वतंत्र काल के आप लोग कह सकते हो। फिर बाद में हमने जो है स्वतंत्रता के बाद के जो महत्वपूर्ण कानून है, जो विभिन्न भारतीय सरकार अलग अलग समय पर ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ले आई, उन पर चर्चा की है। एक परीक्षा लक्षी चर्चा की है, जो न केवल संधि सेवा के लिए उपयोगी है, मगर उसके साथ जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है एवं न्यायिक परीक्षा संबंधी जो कुछ चीज़ें हैं, वहाँ भी जो है यह सारी जो है बातें, यह सारा कंटेंट उनको भी उपयोगी हो सकता है। प्लस आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट के तहत जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको काफ़ी सारा एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्स मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी। तो आप वहाँ से आप आपकी नोट्स भी बना सकते हैं एवं आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। प्लस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जो है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप उनके साथ भी जो है उसके तहत भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमसे अपडेट रह सकते हैं। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा, मगर उसको शुरू करने से पहले यह पूरी श्रृंखला हम इस आज़ादी के 75 वर्ष को, यानी कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इस श्रृंखला में ऐसे कानूनों की चर्चा की जाती है, जहाँ जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका बजाई हो भारत के निर्माण में, भारत के आज के स्वरूप के इस जो है सर्जन में। अब शुरू करेंगे मूल बात। तो जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी अपराध प्रक्रिया संहिता। देखिए, जैसे आपको मालूम है कि भारत में पहले कोई ऐसा कोडिफाइड जो है कोई प्रोसीजर नहीं थी, मगर अलग अलग रीजनल जो कोर्ट्स थी, जो मुफिसिल्स थे, उनके द्वारा अपने यहाँ जो अनुकूल चीज़ें थी, अनुकूल नीति नियम थे, अनुकूल कानून थे, वे उनका अमलीकरण करते थे। मगर एक कोडिफाइड पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कोई ऐसा एक कोड नहीं था जिनके तहत इस पूरी प्रक्रिया को यूनिफॉर्म बनाया जाए। जैसे हमने सिविल मामले में भी देखा कि कैसे है, पहले तो कुछ जो है यूनिफॉर्म नहीं था। अलग अलग रीजनल जो मुफिसिल कोर्ट्स थे, मुफिसिल अदालत थे और प्रेसिडेंसी कोर्ट्स थी, वे अपने आप में अपनी तरीके से कानून लगाते थे सिविल मामलों में। मगर फिर धीरे धीरे जो इंग्लैंड में जो कानून थे, जो चल रहे थे ऑलरेडी, वहाँ के कानूनों को यहाँ अब धीरे धीरे लाया गया, उनका प्रयोग भारत में किया गया, उनको भारत के अनुकूल बनाया गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ इस क्रिमिनल प्रक्रिया के साथ भी हुआ है। और पहले तो कुछ नहीं था, जो है चीज़ें थी, मगर अगर एंशियंट जो है समय से देखें, प्राचीन काल से देखें, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ दिव्य शक्तियों के सहारे भी अग्नि परीक्षा की जाती थी और मानवीय जो है रास्ते भी थे, मानवीय तकनीक भी थी। मगर कोई ऐसा कोडिफाइड, कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी यहाँ देखने को नहीं मिलती थी, जो यहाँ अंग्रेजों के द्वारा लाने का प्रयास किया था। फिर बाद में उसको अनुकूल करने के लिए हमने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स भी इसमें किए थे। तो अब हमारी यहाँ चर्चा में शुरू करनी है, सेम मॉडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखना है। साथ ही यह पुस्तिका का आखिरी भाग है, जो अपने आप में सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा एवं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि दुर्घटना व्यवस्थापन के साथ जुड़ा हुआ है और जीएस पेपर 3 को कवर करता है। अब इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। चीज़ें दो बिंदु देखने हैं, जिनमें कहा गया है कि एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यस, कहा गया है कि जो भारत की जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि जो अपराध न्याय पूरी पद्धति है, वो अपने आप में 2 भागों में विभाजित है, जिनमें सबसे प्रथम भाग में जो है कौन से कृत्य जो है वो अपने आप में अपराध कहलाएंगे और उनके लिए क्या सजा होगी, वो सारी चीज़ें पहले भाग में है, जो यहाँ हमें देखने को मिलता है। पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट, यानी कि अपराध क्या है, क्या जो है कौन से कृत्य अपराध गिने जाते हैं एवं उसकी सजा क्या हो सकती है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ प्रथम भाग में निहित है, जो हम आईपीसी के तहत देखते हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो जिसका मूल अपने आप में अंग्रेजी है, मगर आज वो भारत के अनुकूल है, आज उसका स्वरूप भारत के अनुकूल है। और उन कुछ जो है गिने चुने बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही चंद ऐसे कानूनों में है, जो
ब्रिटिश काल में बना है मगर आज भी ऑपरेशनल है। ठीक है, तो ऐसे में यह आईपीसी है जो अपने आप में अपराध क्या है उसकी व्याख्या करता है और उसके लिए क्या सजा के प्रावधान होने चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए उनकी बात करता है। तो ये भाग तो हमने देख लिया है हमारे ही जो इस श्रृंखला के इस आयोजन में। अगर आपने नहीं देखा है आईपीसी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जो है उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, जैसे आपको मालूम है कि इस श्रृंखला के तहत हम लोग चर्चा करते हैं, तो आप आज ही पहले इन सारी चीज़ों को देखिए। ये प्रथम भाग है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब दूसरा भाग है यहाँ से इट स्पेसिफाइज द प्रोसीजर, यह प्रक्रिया की बात करता है कि कौन सी प्रक्रिया के तहत किसी भी गुनहगार को दंड होगा। प्रक्रिया किसकी? दंड की। दंड की प्रक्रिया यहाँ इस कानून के द्वारा निहित की गई है, बाय विच या थ्रू विच जस्टिस इज डन, जिस प्रक्रिया से न्याय होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ जो क्रिमिनल शूट है, जो क्रिमिनल मुकदमा है, जो फौजदारी आप कह सकते हो, जो मामला है, पूरा मुकदमा है, वो कैसे चलता है वो हमें देखना है। हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पूरा सिविल शूट देखा था कि कैसे सिविल मामला चलता है, और वैसे ही यहाँ हमें क्रिमिनल मामला कैसे चलता है वो देखना है। बेसिकली 3 स्टेप है, एक तो प्री ट्रायल स्टेज होता है, फिर एक दूसरा ट्रायल स्टेज होता है, और तीसरा होता है पोस्ट ट्रायल स्टेज, जहाँ तीसरे में जो सजा दी जाती है ट्रायल स्टेज के दौरान उसका अमलीकरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर यह 3 प्राथमिक विभागों में हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं, जो हमें आगे देखना है। दूसरा बिंदु कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ अदर्स। यस, ये सारे असामाजिक तत्व है। जो अपराधी होते हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने आप में समाज को नुकसान करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को यहाँ नियंत्रण में लाने के लिए, ऐसे कृतियों को कम करने के लिए यह कानून लाया गया था। साथ ही में निजी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, वो भी यहाँ बचानी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई हमला ना हो, वो भी यहाँ बचाना है, क्योंकि प्रति व्यक्ति का, प्रति भारतीय नागरिक का यह एक मौलिक अधिकार है कि उसको जीवन जीने का अधिकार है। ही इज राइट टू लाइफ। ठीक है, वो भी डिग्निफाइड लाइफ, जैसे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे फैसलों में उसे जो है अपने आप में एक्सप्लेन करती आई है, उसे ब्रॉड करती आई है, उसका व्याप बढ़ाती आई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये कानून लगाया गया था, और समाज में से असामाजिक कृतियों को एवं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, जो आपराधिक कृत्य है, उनको कम करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था। ऐसा इस कानून के परिचय में से हमें प्राप्त होता है। अब दूसरा बिंदु है बैकग्राउंड का, जिनको हमें माइंड मैप के जरिए अलग अलग बिंदुओं में देखना है। काफ़ी सारे बिंदु है, यह पूरी कहानी है, और जब हम आखिरी बिंदु समझेंगे, यानी कि जब यहाँ आएंगे, देन पूरा जो पिक्चर है, जो परिदृश्य है, वो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से भारत में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का उद्गम या उसका आप कह सकते हो कि इवोल्यूशन हुआ है। पहला बिंदु कहता है कि ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल देयर वर नो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस। यस, यानी कि न्याय देने के लिए कोई ऐसी अदालतें नहीं थी, सिविल यानी कि दीवानी अदालतें भी नहीं थी, एवं फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट्स भी नहीं थी। क्रिमिनल एंड सिविल जस्टिस सिस्टम वाज अंडर द डिफरेंट रूलर्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंस, प्रांतों के ऊपर आधारित था। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि यह पूरा भारत है, जिनमें 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की थी, 3 मुख्य प्रेसिडेंसी, और बाकी के जो सारे क्षेत्र थे वे अपने आप में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के पास थे। ठीक है, तो यहाँ उनके वहाँ जो ट्रेडिशन था उस हिसाब से न्याय की परंपरा होती थी, न्याय की प्रक्रिया होती थी, मगर कोई जो है किसी किस्म का कोई यूनिफाइड ढांचा नहीं था। सम ऑफ दिस प्रोविंस इवन हैड डिफरेंट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट रिलीजियंस। यस, और इनमें से कुछ प्रोविंस, कुछ प्रांतों में तो अलग अलग धर्मों के लिए, विभिन्न धर्मों के लिए विभिन्न अदालतों की व्यवस्था थी, यानी कि देयर वर डिफरेंट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट रिलीजन, स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेशल रिलीजन। तो ऐसी कुछ व्यवस्था थी न्याय की। However, after conquest of Bengal by Britishers, process of making it uniform started. Yes, जब से बंगाल के ऊपर अधिग्रहण किया अंग्रेजों ने, अपना जो है पंजा मरा बंगाल के ऊपर, तब से धीरे धीरे वहाँ उन्होंने कोडिफाइड करने की पूरी बात की, या पूरी जो न्याय प्रणाली है उसे कोडिफाइड करने का एक कार्य उठाया। जैसे आज हम देख रहे हैं, हमारी जो न्यायपालिका है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है,
बहुत ही क्लियर है, हायरार्की भी क्लियर है। तो ये तो बहुत ही इवोल्व फॉर्म है जो आज के भारत के संविधान ने हमें दिया है। मगर प्रायर टू इट ब्रिटिश जो है काल में एवं ब्रिटिश काल के पूर्व दोनों समय यहाँ भारत में अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी परंपरा, उनकी रूढ़ि अनुसार यहाँ न्याय प्रक्रिया की जाती थी। आज के दिन जैसा यूनिफाइड, यूनिफॉर्म जो पूरा स्वरूप है न्यायपालिका का या पूरी प्रक्रिया का, वो नहीं था। ये बात हमें यहाँ नोंद लेनी है। देन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। यस, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि जो नियामक अधिनियम है 1773 जिसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में। द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू अप्लाई ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ। मगर कानून तो कोई था नहीं, सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन करे तो किसका करे। तो इसके लिए उन्होंने जो बेस लिया वो ब्रिटिश प्रोसीजरल लॉ का बेस लिया कि भाई जो ब्रिटिशर अपने वहाँ इंग्लैंड में जो कानून चला रहे हैं उन्हीं कानून, उन्हीं प्रावधानों के जो है प्रयोग, उन्हीं प्रावधानों का प्रयोग यहाँ किया जाए, और अगर ज़रूरत लगे तो भारतीय जो है कॉन्टेक्स्ट में उसमें कुछ अनुकूलन फेरफार किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। तो ये पूरी योजना थी, कोई कानून था नहीं। डिसाइडिंग द केस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन। ड्यूरिंग लास्ट डिकेड ऑफ 18th century चेंजेस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वेर बॉट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और उन्होंने भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनमें कुछ फेरफार करना शुरू किया। बट इट वॉज in the last decade of 18th century. As the British rule expanded, the courts were established in different parts of the country. फिर धीरे धीरे ब्रिटिशरों की जो हुकूमत है, उनका ब्रिटिश सल्तनत जो है वो धीरे धीरे मजबूत होती गई भारत में। भारत का अधिक भूभाग उनके जो अधिकारक क्षेत्र के नीचे आने लगा, जिनकी बदौलत अब उन्होंने पूरा का पूरा ढांचा जो है वो उत्पन्न कर दिया। जो पहले 2-3 प्रेसिडेंसीज में अदालतें थी वो अब धीरे धीरे भारत भर में फैल गई। उनकी पकड़ के साथ ही ब्रिटिश जज वर रिप्लेस्ड बाय देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इन फौजदारी कोर्ट्स। मगर अब तक जो मैकेनिज्म था, जो मशीनरी थी, उस पूरी प्रक्रिया में जो उपयोग में ली जाने वाली वो सारी ब्रिटिशर थी। यानी कि जो जजेस थे वे ब्रिटिश ओरिजिन के थे, यानी कि वे अंग्रेज थे। मगर अब धीरे धीरे फौजदारी कोर्ट यानी कि आपराधिक क्रिमिनल कोर्ट्स में अब भारतीयों को स्थान मिलने लगा। भारतीय न्यायाधीशों की निमणूक होने लगी, उनकी नियुक्ति होने लगी, उनकी अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 several changes were brought relating to criminal justice system. Meanwhile 1857 का विद्रोह हो गया, जिनके तले अंग्रेजों को ये तो ज्ञात हो गया कि भाई अब भारतीय जो है वो बहुत देर तक, यानी कि अब अधिक साल तक किसी के राज को अपने यहाँ सह नहीं सकते। वे अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, वे अब स्वाधीन होना चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे एक सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, सत्ता का कह लीजिए, प्रशासन का कह लीजिए, उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो गई। और उसी के तले यहाँ ये जो पूरी न्यायपालिका है, ये जो पूरी न्याय प्रक्रिया है, वो भी अब भारत को हस्तांतरण करने लगे, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने लगे। इन 1861 क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज एनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब 1861 में पहली बार भारत के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर बनाई गई, एक ड्राफ्ट। द 1861 कोड वॉज एनफोर्स्ड टू सप्रेस द नेटिव्स फ्रॉम रिवोल्टिंग। मगर 1857 का विप्लव हुआ, फिर बाद में 1861 में सबसे प्रथम बार एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसको पारित भी कर दिया गया, यानी कि उस ड्राफ्ट को बिल में बदल कर उसको कानून बनाकर लागू भी कर दिया गया। मगर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य जो विद्रोहकारी थे 1957 के, उनका दमन करना था। उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो 1857 के रिवोल्ट में जो प्रदर्शनकारी थे, जो विद्रोहकारी थे, उनका दमन करना था। तो इसीलिए यहाँ उन्होंने 1861 में ही, यानी कि विद्रोह के बाद इस कार्य को अग्रता देते हुए उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत में सर्वप्रथम बार इनेक्ट कर दिया। लेटर इन 1972 रिफॉर्म्स वर बॉट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मगर क्षतिपूर्ण था, क्योंकि यह अपने आप में पूरा जो स्टेप था वो
या जो पूरा जो निर्णय था वो उतावला निर्णय था, इट वॉज अ डिसीजन टेकन इन हेस्ट, तो संशोधन होना यहाँ स्वाभाविक है। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कोडिफिकेशन केम इन ईयर 1882 by which Indian magistrate were unable to try the European British subject in the presidency towns. Yes. फिर 1882 में कुछ और फेरफार आए उसमें, मगर यह फेरफार थोड़े महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि यहाँ देखिए सबसे प्रथम तो क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अगर पहले से बात करूँ मैं तो पूरा ढांचा ऐसा था कि सबसे प्रथम तो ब्रिटिशर्स के ऊपर भारत में कोई ट्रायल ही नहीं चलता था इनिशियली, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर ट्रायल चलने लगा, मगर शर्त ये थी कि भाई उनके ऊपर ट्रायल चलाने वाला जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश ब्रिटिश होना चाहिए, वो अंग्रेजी होना चाहिए। तो अंग्रेज के ऊपर ट्रायल चला सकता है, यह दूसरा फेज है। फिर बाद में अब यहाँ देखिए, अब भारतीयों को एक उसका जो है प्रतिनिधित्व महत्व अब यहाँ बढ़ने लगा है, क्योंकि अपने आप में ब्रिटिश सल्तनत कहीं ना कहीं सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर रही थी या शुरू उन्होंने कर चुकी थी। मीनवाइल अब इंडियन मैजिस्ट्रेट्स वेर एनेबल टू ट्राई द यूरोप ब्रिटिश सब्जेक्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, ठीक है। यह छूटछाट मात्र प्रेसिडेंसी टाउन्स तक ही सीमित रही, मगर सबसे प्रथम बार भारतीय न्यायाधीश अब किसी अंग्रेज के ऊपर मुकदमा सुन सकते हैं, अपना फैसला सुना सकते हैं। ये सत्ता यहाँ भारतीयों को मिल गई, यानी कि भारतीय प्रतिनिधित्व यहाँ बढ़ा। द अमेंडेड कोड इन 1878 प्रोवाइडेड ए यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द एंटायर कंट्री। फिर धीरे धीरे उसके बाद 1878 में वैसे उसके पहले, मगर अगर महत्व की दृष्टि से देखें तो 1878 में सबसे प्रथम बार यूनिफॉर्म जस्टिस कोड को स्थापना करने की बात की गई, वो विचार आया। 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1969 was made the basis of reforms for the criminal justice system। जो 41वें कानून आयोग की जो रिपोर्ट आई, उसी के पूरे रिकमेंडेशन को, उन्हीं की अनुशंसाओं को भारतीय सरकार ने आधार बनाया और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेरफार कर दिए, उसे और जो है अच्छा बना दिया गया। उसमें से जो क्षतियां थी उसको दूर कर दी गई और एक संतुलित क्रिमिनल प्रोसीजर को लाने का प्रयास किया गया। देन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 1970। बिल वाज देन referred to joint committee to further analyze its provisions। Majorly this committee approved the entire bill with some minor modifications। Then after Code of Criminal Procedure was assented to on 25th January 1974 and it came into force on 1st April 1974, यानी कि कुल मिलाकर 1976 के साल में यह कानून भारत में लागू हो गया। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमें यहाँ याद रखनी है, जिनमें सबसे प्रथम है कि न्यायतंत्र की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से हुई कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, मगर कानून नहीं था तो हमने जो ब्रिटिश कानून थे वहाँ जो चल रहे थे उनका प्रयोग किया, यहाँ उनको यहाँ भारतीय कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई किया, उनमें सुधार किया और भारत में लागू किया। देन आफ्टर जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स थे अब वे ब्रिटिशरों के खिलाफ, ब्रिटिश सब्जेक्ट के खिलाफ ट्रायल से सुन सकेंगे। भारतीयों का प्रतिनिधित्व यहाँ न्यायपालिका में बढ़ने लगा। ब्रिटिशों का जो तंत्र था वो धीरे धीरे पूरे भारत भर में फैला। पहले कलकत्ता से शुरुआत हुई, फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स में, और ऐसा करके पूरे भारत में। मगर फिर भी यूनिफॉर्मिटी यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रही थी, और इसीलिए वो यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए अब जाकर यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर को यूनिफॉर्म करने की शुरुआत की। तो ये यहाँ एक प्रश्न निकलता है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर यहाँ 1861 में सर्वप्रथम बार इसको एनेक्ट किया गया, क्योंकि 1857 में जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका दमन करना था ब्रिटिश हुकूमत को, इसलिए उन्होंने यहाँ भले ही उतावला निर्णय मगर एक निर्णय लेकर इस पूरे कोड को इनेक्ट कर दिया। फिर 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन विच रिकमेंडेड सम चेंजेस इन क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसी के तहत यहाँ सरकार ने फिर एक नया कानून ही लाया और उसे
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974 से या 3 से हम लोग जानते हैं। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। अब कुछ मुख्य उद्देश्यों को देखते चलते हैं। 2 उद्देश्य है यहाँ, जिनमें सबसे प्रथम है टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द प्रोसीजर्स फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अमेंड एंड कंसोलिडेट, जो प्रोसीजर है उसको अमेंड करना, जो जहाँ कहीं भी लूपहोल से जो क्षतियाँ हैं उन्हें दूर करना, एवं उसे कंसोलिडेट करना यानी कि उसे सम्मिलित बनाना। एंड टू प्रोवाइड मोर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव सिस्टम, पूरे तंत्र को ज़्यादा अधिक समान बनाना, इक्विटेबल बनाना एवं अधिक असरकारक इफेक्टिव बनाना। तो ये 2 मुख्य उद्देश्यों के साथ इस कानून को लाया गया। कुछ प्रमुख प्रावधान देखने हैं इस पूरे कानून के, जिनके तहत जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यतः हमें जो स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल, वो देखना है, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल शूट देखना है। शुरुआत यहाँ ऑफेंस से हुई है। ऑफेंस किसे कहते हैं? इट मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ इन फोर्स। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 विभागों में हम लोग अपराध को विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बेलेबल, नॉन बेलेबल, जमानती, गैर जमानती, और दूसरा होता है कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल। देखिए, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल में तफावत ये है कि नॉन कोग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, जो गुनाह होते हैं, उनमें किसी भी सरकारी अधिकारी को अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उसको हिरासत में लेना है, तो उन्हें वारंट की जो ज़रूरत है वो उन्हें पड़ेगी। मगर अगर कोग्जिनेबल गुनाह है, उस प्रकार का है जैसे जो है किसी की हत्या है, तो वो एक कोग्निजेबल गुनाह हो गया, और जिनके तले सरकारी अधिकारी को, जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी किस्म के वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक्चुअली गुनाह कोग्निजेबल है और या नॉन कोग्निजेबल है, वो क्राइम की डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्राइम कितना हीनियस है, कितना जो है कितनी हीनियस उसकी डिग्री है, समाज के लिए कितना घातक है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिमाणों को स्टडी करके यहाँ वो गुनाह कैसा है वो बाइफरकेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग 2 बिंदुओं पर इनको बांट सकते हैं किसी भी अपराध को। द ऑफेंसेस दैट आर बेलेबल अंडर द फर्स्ट शेड्यूल और आर मेड बेलेबल अंडर एनी अदर लॉ आर बेलेबल ऑफेंस। यानी कि कुछ मामूली ऐसे मामले होते हैं जो अपना आप में जमानती होते हैं, जमानत के पात्र होते हैं, जिनको बेलेबल कहा जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो जमानत के पात्र नहीं होते, उन्हें गैर जमानती कहते हैं। एंड द ऑफेंसेस दैट आर नॉट बेलेबल अंडर एनी लॉ आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। वैसे ही कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल, cognizable offenses are offense where the police can arrest without any warrant, whereas non-cognizable offenses are offense where a warrant is required from a special authority to make an arrest। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक स्पेशल वारंट की ज़रूरत यहाँ जो है पड़ती है, और वो जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ क्राइम, समाज के लिए कितना घातक है वो गुनाह, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब दूसरा बिंदु में देखना है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अदर देन हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आर, 4 प्रकार की आपराधिक अदालतें होती है। ये इंटरनल है, जिनमें सबसे प्रथम है कोर्ट ऑफ सेशन प्रेसिडेंट बाय द जज हु इज अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, Judicial Magistrate of first class and Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate of second class and Executive Magistrate. So these 4 authorities can act as a judge in any type of criminal cases. अब stages of criminal justice system in India में देखना है, जिनमें सबसे प्रथम प्री ट्रायल देखेंगे, फिर ट्रायल स्टेज है वो देखना है, ये बी ट्रायल स्टेज है, एंड फिर उसके बाद लास्ट वन जो कि पोस्ट ट्रायल स्टेज है। ये 3 चीज़ों को देख के हम लोग पूरा सूट जो है, पूरा मामला जो है वो समझ सकते हैं कि भारत में कैसे चलता है। अब शुरू करेंगे प्री ट्रायल स्टेज से, यानी कि पूर्वीय परीक्षण। आप कह सकते हो कि पूरा फेज। द फर्स्ट स्टेप इज कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच कैन बी आइदर बेलेबल और नॉन बेलेबल एंड आइदर कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल। फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि भाई अपराध होना किसी भी किस्म का, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो जमानती है, गैर जमानती है, चाहे वो कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, मगर पहला कदम अपराध होना। द इंफॉर्मेशन ऑफ सच ऑफेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय फॉलोइंग 2 ways। 2 तरीके से
ऐसे ऑफेंस, ऐसे अपराधों की माहितियाँ मिल सकती है, जिनमें सबसे प्रथम इंफॉर्मेशन टू पुलिस। In case of cognizable offense, first information report can be the basis of the investigation. In the case of non-cognizable offense, a non-cognizable report is registered by police and investigation or arrest cannot take place without a warrant from the magistrate. ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टू पुलिस, अगर ये गुनाह कोग्निजेबल प्रकार का है तो एफआईआर दर्ज हो गई होगी और एफआईआर ही इस जो है अपराध का एक माहिती स्रोत बनेगी। और अगर नॉन कोग्निजेबल गुनाह है तो पुलिस को एक अलग से नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट पूरी तैयार करनी होगी, और ऐसे मुद्दे के ऊपर पुलिस ऐसे अपराधी को, जो नॉन कोग्निजेबल अपराधी है, उनको मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना, यानी कि मजिस्ट्रेट की परवानगी के बिना उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये यहाँ दूसरा बिंदु। अब कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, पूरे मामले का संज्ञान ले सकते हैं, पूरे मामले के बारे में जान सकते हैं। डायरेक्ट ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड इफ नो सफिशिएंट ग्राउंड डिसमिस द कंप्लेंट। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट, जब मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत आती है तो मजिस्ट्रेट देखते हैं कि भाई पूरा मामला जो है वो क्या है, फिर डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द केस। अगर ज़रूरत लगे तो पूरी जांच जो है वो बिठा सकती है, पुलिस को निर्देश दे सकते हैं जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो आईएएस कक्षा के होते हैं, और उन्हें कुछ ऐसा न्यायिक सत्ताएं मिली होती है जो अपने आप में इन न्यायिक सत्ताओं का काम करके जो मेनस्ट्रीम अदालतें हैं उनका कार्य कम करते हैं। एंड लास्टली इफ नो सफिशिएंट ग्राउंड डिसमिस द कंप्लेंट। फिर बताती है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच की। द इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ द केस। It is done to collect evidence, interrogate the statements of accused, witness statements and scientific analysis of evidence। यानी कि क्राइम हुआ, क्राइम के दो प्रकार हुए। अगर कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसको सीधा गिरफ्तार कर सकती है, मगर अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट के जरिए उन्हें गिरफ्तार करना होगा। फिर गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होगा, जिनके तले यहाँ ये 3 चीज़ें होगी। फिर उसके बाद जांच होगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि यस इसमें जांच की ज़रूरत है तो एक जांच होगी, जिनके तले पुलिस जो पूरे क्षेत्र की जांच है वो तो करेगी ही करेगी, घटनास्थल की जो जांच है वो तो करेगी ही करेगी, मगर उसके साथ इंट्रोगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ, विटनेसेस, रिकॉर्डिंग, साइंटिफिक एनालिसिस, जो सारी माहितियाँ हैं वो सारी यहाँ होगी। फिर एंटीसिपेटरी बेल। If an FIR is registered against the accused for non-bailable cognizable offence, he may apply for anticipatory bail. If it granted, then the accused cannot be arrested without a warrant from magistrate. Yes, तो यहाँ anticipatory bail का भी प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा गुनाह है और जो अपने आप में नॉन बेलेबल है एवं कोग्निजेबल है, तो ऐसे में कोई भी अक्यूज्ड अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, यानी कि गिरफ्तार होने के पूर्व में ही जमानत प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को लगे तो वो उन्हें दे सकते हैं, अगर ना लगे तो वो डिनाई भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द जुडिशियरी। फिर अरेस्ट की बात आती है। इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट ए वारंट। इन सच ए केस विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट द अक्यूज्ड हैज टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड फ्री लीगल एड। If the investigation cannot be completed within 24 hours, then the magistrate can authorize the detention of accused of 15 days in total. Yes. ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी अक्यूज्ड को अपने पास रख सकती है, या कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी को परमिशन दे सकते हैं किसी भी ऐसे अक्यूज्ड या अपराधी को रखने के लिए। It can further be extended to 90 days when the offense is punishable with death, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबाउट 10 years। यस, मगर यहाँ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि अगर जो हीनियस क्राइम हुआ है, वो अगर क्राइम इतना हीनियस है कि उसमें कैपिटल पनिशमेंट ही देनी है, तो इन दैट केस यह पीरियड जो है 15 दिन का, मैक्सिमम 15 दिन का, वो 90 दिन तक यानी कि 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। or 60 days in any other case. Upon expiry of such a period, the accused is granted the right to bail. मगर एक बार यह हो जाए तो फिर उसे right to bail मिल सकता है, किसी भी accused को जमानत का अधिकार फिर देना पड़ेगा। फिर बात आती है चार्ज शीट की, जो कि अपना आप में डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो
आमतौर पे पुलिस यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा कोर्ट में सबमिट किया जाता है, पब्लिक डोमेन में आता है। As soon as the investigation is completed, the investigating officer shall file a charge sheet with the magistrate. If there is no prima facie case, the final report is submitted. Cognizance of offense. The magistrate takes cognizance यानी कि वे संज्ञान लेते हैं पूरे मामले के बारे में, पूरे अपराध के बारे में। Based on the charge sheet, summons are serviced to the accused of this appearance before the court. फिर एक बार चार्ज शीट आ गई तो पूरा मामला जो है वो कोर्ट के पास आ जाएगा। कोर्ट इस पूरे मामले को चार्ज शीट की जो है चार्ज शीट के जरिए इस पूरे मामले को देखेगी। फिर बाद में प्रतिपक्ष को समनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि उनको कोर्ट के द्वारा बुलाया जाएगा। आफ्टर इनिशियल हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द काउंसिल ऑफ द डिफेंस, द कोर्ट either accept the charge sheet or reject the final report and the case is dismissed. Framing of charges. The magistrate frames the charges against the accused based on prima facie and the charge sheet. Yes, charge sheet को देखकर जो मैजिस्ट्रेट होता है वे अपनी तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, किसी भी एक्यूज्ड या जो है कोई भी अपराधी उसको सजा का प्रावधान करते हैं। Plea of guilty. If accused pleads guilty at this stage, it leads to the conviction of the accused. If the accused does not plead guilty, the case goes for trial. Yes, यहाँ भी जो कोई अपराधी है उन्हें एक मौका दिया जाता है कि अगर उसका हृदय परिवर्तन हुआ है और अगर उन्हें अपने किए पर पछतावा है तो यहाँ वे माफ़ी जो है मांग सकता है, मगर अगर माफ़ी नहीं मांगे तो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल स्टेज परीक्षण का दौर है पूरा। Commencement of trial. It is presumed that the trial is commenced when the examination of a witness is initiated. The trial can be either of the following. या तो समन ट्रायल हो सकता है, या तो वारंट ट्रायल हो सकता है, सेशन या समरी। तो ये चार प्रकार के ट्रायल है, कोई भी ट्रायल हो सकता है। Evidence of by the prosecution. Generally, the burden of proof is on prosecution to prove the guilty of the accused. For this, the examination of witness takes place. Examination in chief and then cross-examination. The evidence is divided into two parts on base of degree of their admissibility, primary evidence and secondary evidence. Yes, तो ये उनके दो प्रकार है, मगर यहाँ अब जनरली कहा गया है कि burden of proof is on prosecution to prove the guilty. ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है डिफेंस के ऊपर, उनका दायित्व है सबूतों को पेश करना, बर्डन ऑफ प्रूफ, ताकि जो सामने वाला है, अक्यूज्ड है, जो उसकी गलती यहाँ कोर्ट को लगे, कोर्ट को मानना पड़े कि यस यहाँ जो अक्यूज्ड है उनकी ही गलती है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विथ प्रोसिक्यूटर। Evidence by the defense. The defense is also allowed to produce the evidence in favor of the defense. Yes, तो यहाँ डिफेंस को भी यह अधिकार है कि वे भी अपने लिए जो है अदालत में ऐसे साक्ष्यों को पेश कर सके। Final arguments. The final argument along with prayer are presented by both the public prosecutor and defense counsel. Yes, यह फाइनल आर्ग्यूमेंट है। एक बार विटनेस का दौर खत्म हो जाए, कोर्ट जो है वे उनकी जुबानी ले ले, फिर बाद में फाइनल आर्ग्यूमेंट आती है जिनमें दोनों पक्ष अदालत को प्रार्थना भी करते हैं एवं अपने जो कंक्लूडिंग कमेंट्स है वो भी रखते हैं, चाहे वो पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो डिफेंस काउंसिल यानी कि डिफेंस का लॉयर हो। अब जजमेंट की बारी है। द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जामिनिंग द विटनेस एंड एविडेंस गिव्स द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस व्हिच कैन आइदर रिजल्ट इन कन्विक्शन और एक्विटल। यस, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर अच्छी तरीके से उनके ऊपर विचार करके अपना निर्णय देती है और इस निर्णय के द्वारा या तो वो किसी भी अक्यूज्ड को बाइज्जत करती है, बाइज्जत बरी करती है, यानी कि उसे छोड़ सकती है, या तो उन्हें सजा का प्रावधान कर सकती है, सजा का आदेश कर सकती है। आर्ग्यूमेंट फॉर सेंटेंस। द डिफेंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर आस्क्ड टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। यस, और अगर उसे जो है एक्विटेड किया गया है तो यहाँ इन दैट केस दोनों पक्षों के बीच में फिर से जो सजा है उसकी डिग्री, उसकी तीव्रता को लेकर फिर से आर्ग्यूमेंट का प्रावधान भी यहाँ हमारी व्यवस्था में है। जजमेंट ऑन सेंटेंस। जो एक बार निर्णय में सेंटेंस दिया, फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं डिफेंस काउंसिल के द्वारा, फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है वो फिर से उसके ऊपर जजमेंट देगी, यानी कि जजमेंट ऑन सेंटेंस। आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द कोर्ट डिसाइड्स ऑन पनिशमेंट व्हाइल considering all the mitigating factors and aggravating factors such as background of the accused, age, impact of society, etc. etc. ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर इन सारे परिमाणों को भी ध्यान में रखते हुए अदालत जो है वो
फिर से रिव्यू करती है अपने सेंटेंस का निर्णय या अपने द्वारा दी गई सजा का निर्णय। फिर आता है पोस्ट ट्रायल स्टेज, पनिशमेंट हो गई है, अब अपील की बारी है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि भाई जो डिफेंस काउंसिल है वो तो अपील में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वे असंतुष्ट ही रहे होंगे। तो अपील में द अपील कैन बी फाइल्ड बाय आइदर पार्टी हु इज एग्रीड बाय द जजमेंट ऑफ एक्विटल और conviction, the notice served to opposite parties and the then case is heard before the appellate court. Revision application. When the right to appeal is not exercised, then it is on the discretion of sessions courts or high court to entertain an application for revision to prevent the miscarriage of justice. Yes, अगर राइट टू अपील कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं की गई है, इन केस अगर समझ लीजिए कि दोनों पार्टी किसी भी तरीके से खुश है या अगर खुश नहीं भी है तो भी उन्होंने कोई आगे अपील करने का जो है प्रयत्न नहीं किया, तो इन दैट केस यह हाई कोर्ट का या सेशन कोर्ट का दायित्व है। सेशन कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिमिनल कोर्ट, ये उनका दायित्व है कि भाई जस्टिस जो है, न्याय जो है, उनका मिस कंडक्ट होना चाहिए, मिस कैरेज ना होना चाहिए, यानी कि न्याय सबको मिलना ही चाहिए। अगर किसी भी अदालत की कोई भी निर्णय में गलती हो गई है तो फिर से उसको भी सुधर लेना चाहिए, उस गलती को भी सुधर लेना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने का राइट हाई कोर्ट्स को भी है एवं सेशन कोर्ट्स को भी है। वे सुओ मोटो ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इन केस अगर राइट टू अपील का पावर एक्सरसाइज नहीं किया है और मुद्दे में या निर्णय में कोई क्षति लग रही है तो। फिर जजमेंट अपॉन हियरिंग बोथ द पार्टीज द appellate give its final decision. Execution of sentence, the sentence is executed according to the provisions of the code. ठीक है, तो ये कुल मिलाकर पोस्ट ट्रायल स्टेज था। अब इस कानून के हमें आलोचना एवं महत्व को समझना है, जिनमें आलोचना की बात करेंगे वहां से शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है थ्रू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 introduced many provisions to make process fair and free from loopholes. There are many loopholes in the act. Yes, ये हकीकत है, ये तथ्य है कि इस कानून को भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम को और अधिक असरकारक बनाने के लिए एवं इनमें जो क्षतियां हैं उन क्षतियों को दूर करने के लिए लाया गया था। मगर दुर्भाग्यवश आज भी इस कानून में बहुत ही अधिक क्षतियां मौजूद है, तो ये इसकी पहली आलोचना है। दूसरा बिंदु कहता है फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ करप्शन एंड कस्टोडियल डेथ्स ऑफ अंडर ट्रायल पर्सन question the basis of criminal justice system. Yes, frequent cases of corruption, as we all know, our investigating agencies, our enforcement agencies, they are doing heavy corruption. ठीक है, तो वे बहुत ही भारी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके ऊपर एक सवाल है। साथ ही अगर हम आंकड़े देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के या जो है नेशनल पुलिस ब्यूरो के, तो उनमें आप पाओगे कि कस्टोडियल डेथ्स जो है उनका प्रमाण वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर सीधे प्रश्न उठते हैं, तो ये इसके दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना है। तीसरी बात यहाँ कही गई है कि विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स आर इनएडिक्वेट। यस, चाहे वो विक्टिम हो, पीड़ित हो, चाहे वो गवाह हो, दोनों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है जो इस कानून ने कल्पना की है वो अपर्याप्त है, वो इनएडिक्वेट है, यह पर्याप्त नहीं है। और अधिक और ज़्यादा अच्छी, बेहतर, असरकारक सुरक्षा व्यवस्था चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो गवाह हो उनके लिए होनी आवश्यक है। ये इसकी तीसरी आलोचना है। और आखिरी में साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नीड ऑफ आर। एक वैज्ञानिक विश्लेषण हमारी पूरी जो है अपराध संहिता का, अपराध प्रक्रिया संहिता का होना आज के समय की मांग है, ऐसे यहाँ कहा गया है। तो ये चार बिंदु हम इसकी आलोचना के बाजू लिख सकते हैं। ऑन द कंट्रारी इसके महत्व को समझना है, क्योंकि यहाँ आफ्टर ऑल भारत में इसने पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यूनिफॉर्म किया, तो अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही है। प्रथम बिंदु कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 was a significant step to overhaul criminal law procedure established in India. Law focused on making procedure equitable. Yes, इस कानून ने पूरी जो प्रोसीजर है वो सबके लिए समान बनाने का प्रयास किया। It tried to make whole criminal procedure more equitable, अधिक सम्मानीय। तो ये यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। और तीसरा, also law promoted role of human rights commission and NGOs for establishing equal justice system for accused and victims. Yes, तो यहाँ इस कानून के तहत ह्यूमन राइट्स यानी कि जो मानवाधिकार है
उनके अधिकारों को भी बढ़ावा मिला। साथ ही में जो NGOs है वे भी जो इस क्षेत्र के साथ कार्य कर रहे हैं वे भी इस कानून के साथ अधिक से अधिक मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों के लिए यह कानून अपने आप में आशीर्वाद रूप है। तो यहाँ इस पूरी जो उपाख्यान के तहत हमने इस कानून को समझने का, इस पूरी प्रक्रिया को देखने का, इसके अलग अलग स्टेजेस हैं उनको देखने का, इसकी पृष्ठभूमि एवं इसके परिचय को समझने का प्रयास किया। एक होलिस्टिक अप्रोच से इस कानून को देखा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और कानून के साथ। प्लस ग्रोथ माउंट UPSC के ऊपर अन्य सीरीज भी चल रही है जिनके तहत आपको महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, जिन्होंने आज के संविधान को जो है बनाया या जिन्होंने आज के भारत को बनाया, उसकी चर्चा हो रही है। तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। वहाँ भी लगभग 10 से अधिक लेक्चर्स जो है वो प्रदर्शित हो चुके हैं। तो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही हमारी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।